फाइल्स जो है ये इट्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। बाकी वो तो वही लोग बताएंगे जो इन लोग इस चीज़ में हिस्सा थे। एक तो ये लोग कत्ल करके यहाँ के कश्मीरी पंडित हमारी जो नॉन माइनॉरिटी जो लोग हैं यहाँ पे, पहले उनका कत्ल कर ले, फिर लास्ट में बताते कि ये देखिए ये चीज़ क्या हो। एक तो ये खुद इन लोगों को मार देते। अगर कोई इनकी पेन बाहर ला रहा है, कोई बात इनके सामने आगे ला रहा है, तो इसमें दिक्कत किस चीज़ को है। कश्मीर फाइल्स वहाँ पे जो मूवी बनी, मैंने वो खुद मूवी देखी, उसमें अगर ये चीज़ बताया गया कि टेररिस्ट ने इन कश्मीरी पंडित किस जाति के, तो इन लोगों को दुख क्यों हो रहा है? वो तो टेररिस्ट को बोल रहे हैं। एक आम कश्मीरी को क्यों दुख होना चाहिए इस चीज़? या तो ये वही लोग होंगे जो इस चीज़ में शिरका थे, इनको निकालने में, उनको मारने में। तो एक आम कश्मीरी को दिक्कत क्यों हो रही है कश्मीरी फाइल्स में? ये लोग जो कह रहे हैं कि टेररिस्ट ने यहाँ पे मारा, क्या आम कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है? टेररिस्ट नहीं है। मुझे जब कोई दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता कश्मीर फाइल्स मेरे लिए नहीं बनी, वो JKLF के आतंकवादियों के लिए बनी है और उन्हीं के लिए वो बनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या आपको भी लगता है कि इससे हिंदू और मुसलमानों की बीच दूरियां पैदा होंगी, कश्मीरी पंडितों के का कश्मीर आना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, एक चीज़ है, जहाँ तक दूरी की बात है, एक पिछले 30 साल से कभी किसी 32 साल से कभी कश्मीरी पंडित की किसी ने जिक्र नहीं किया। अब आज विवेक जी ने अगर कोई मूवी बना ली, इसमें बहुत लोगों को आश्चर्य क्यों बनाया इसने अभी तक। कश्मीरी पंडितों का पलायन 1990 में हुआ। उस पलायन को लेकर एक फिल्म बनी कश्मीर फाइल्स। उस कश्मीर फाइल्स में जो कुछ दिखाया गया है उसको लेकर राजनीतिक दलों का और कश्मीर घाटी के इंटेलेक्चुअल तबके का यह मानना है कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफ़रत पैदा करने का काम ये फिल्म कर रही है। मेरे साथ कश्मीर घाटी के एक पत्रकार और समाज सेवक साजिद यूसुफ शाह हैं। आपने इनकी तस्वीर देखी होगी। लाल चौक में जो तिरंगा लाल चौक के ऊपर लहराया गया था, उस तिरंगे को लहराने में साजिद यूसुफ शाह का बहुत बड़ा रोल था। आइए साजिद से बात करते हैं। साजिद साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि वो जो तिरंगा आपने वहाँ पर लहराया था, पहली बात तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि लहराया तो ज़रूर आपने, लेकिन उसके बाद वो तिरंगा वहाँ से उतार दिया गया, तो वो क्या वजह थी, वो क्यों उतारा गया? क्योंकि जब आप तिरंगा कहीं पर भी लहराते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है उसको वहीं पर रहना चाहिए, वहाँ से उतारा नहीं जाना चाहिए। तो क्या वजह बनी थी, क्यों उतारा गया? देखिए, जहाँ तक फ्लैग के बारे में बात करें तो मैंने उससे पहले भी बताया था, मीडिया चैनल्स के बारे में बात जब हुई थी, मैंने ये कहा था कि पिछले 30 साल से जो क्लॉक टावर जो है उस पर सिर्फ पाकिस्तानी फ़्लैग लगाया गया, और आज तक उन लोगों का ये इंटेंशन था पाकिस्तानी फ़्लैग का अगर अपमान हो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एज एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं फ़्लैग का अपमान होने ना दूँ। जब हम ऑन द टॉप ऑफ क्लॉक टावर चढ़े, हमने वहाँ पे जो इसकी क्लॉक टावर की हालत देखी, रूप जो था उसका वो पूरा ख़त्म हो चुका था, और इट वाज नॉट पॉसिबल कि फ़्लैग वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहता। अगर हम लगा भी देते तो क्योंकि उस टाइम बारिश थी और बर्फ़ होने का भी उस टाइम अंदेशा था, तो हम सोच रहे थे कि अगर बारिश या बर्फ़ होगी तो फ़्लैग का अपमान होगा, तो फ़्लैग का अपमान ना हो इसलिए हमने उसमें उतार दिया। उसके बाद में आपने एक दूसरी लेटर देखी होगी जो हमने एक लेटर मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, डिवकॉम साहब को लिखी कि काइंडली प्लीज़ इसका रेनोवेशन करा दें आप, ताकि हम वहाँ पर परमानेंटली एक फ़्लैग लगा लें। अच्छा, तो रिनोवेशन के बाद दोबारा वहाँ झंडा लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। साजिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या आप ये सब चीज़ें मन से कर रहे हैं? क्योंकि घाटी में ये सब चीज़ें पहली बार देखने को मिल रही हैं। इससे पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो लाल चौक में जाके तिरंगा झंडा जो है वो ख़ास करवा दिए कश्मीर के लोगों में से। वहाँ तो ये होता था कि अगर झंडा भी चढ़ाना है तो आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी पर बाज़ाब्ता वहाँ फ़ौज रखनी पड़ती थी, उसके बाद जाकर वहाँ पर कोई झंडा चढ़ा पाता। देखिए, जहाँ तक फ़्लैग के बारे में बात करूँ या नेशनलिज्म के बारे में बात करें, पहली चीज़ है, मैं किसी सियासी पार्टी से ना ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मेरे कोई पूर्वजन या मेरे पिता कोई इस पॉलिटिकल डायनेस्टी या पॉलिटिकल फैमिली से है नहीं। मैं एक कॉमन कश्मीरी हूँ, ना मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है। रही बात जैसे आपने कहा कि आपका क्या है इसमें सोच है, या फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें आप ये सब चीज़ें क्यों करें। देखिए, एक चीज़ कोई मन में कोई चीज़ होती है। पिछले 30 साल से मैं आपके चलन के माध्यम से ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आज तक 370 पे राजनीति कर रहे थे, या आप देखिए पाकिस्तान के नारे लगाते थे, या पिछले 30 साल से कह रहे थे हमें पाकिस्तान बनना है, पिछले 30 साल में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? 30 साल तो हमने उनकी बात मानी। उनने जब कहा हड़ताल करने के लिए हड़ताल की, तब उन लोगों ने तब कहा कि एक चीज़ स्कूलें बंद कर लो, स्कूलें बंद कर ली। तब पिछले 30 साल से इनका कंट्रीब्यूशन का सिर्फ यहाँ के नौजवानों को मारना। अगर आप इनको लगता है कि हमें लगा कि आप इनके जो रास्ते पिछले 30 साल से हमें ख्वाब दिखा रहे हैं उनका कोई मूल्य नहीं है, तो अपने घर बना रहे हैं और यहाँ के लोगों को मरवा रहे हैं,
तो मुझे लगा कि इस बेटर एक चीज़ कि यहाँ पे एक एक बच्चे के दिमाग में, एक एक जो यहाँ के व्यक्ति के दिमाग में नेशनलिज्म का जो है पाठ पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 30 साल से उनको झूठ बताया गया है। पिछले 30 साल से इनको ये बताया कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा देश पाकिस्तान है। पिछले 30 साल से हमारे अवाम को गुमराह करके और उसी उनके जो खून से सियासत खेली गई, वो सियासत क्या ये एक्सेप्टेबल है? इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है? कितने लोग साजिद यूसुफ शाह से मिलने आते हैं? कितने लोग साजिद यूसुफ शाह की जो बात है उस बात को मानते हैं? देखिए, एक चीज़ मेरा ये मानना है कि कारवां जब स्टार्ट होता है तो एक बंदा स्टार्ट करता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो आपने ये फ्लैग का बताया, ये सिर्फ मेरा जो है बिगिनिंग जो है ये सिर्फ 2019 के बाद नहीं हुई। अगर मेरा आप एक डिकेड का भी रिकॉर्ड देख लिया, आप वहाँ से आपको पता चलेगा कि मेरी जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी। जब हम बात करते हैं कि कितने लोग साथ में, देखिए मैं कभी दावा नहीं करता हूँ कि मैं कोई लीडर हूँ या मेरे साथ कोई लोग, मैं अकेला काफ़ी हूँ और अकेला 100 लोगों के बराबर काफ़ी हूँ। और आप जब आप कहते हैं कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, फ्लैग लगाने के बाद या फ्लैग लगाने से पहले आप ऑलमोस्ट कम से कम 100 से ज़्यादा लोग दिन में मिलने के लिए आते हैं। और क्योंकि उनको पता है इसकी नीति क्या है, इसकी सोच क्या है। ये दोगला इंसान दूसरों की तरह नहीं है जो कल हिंदुस्तान बताएगा दूसरे दिन पाकिस्तान बताएगा। मेरा जो पहले से ही मेरा नारा था कि मैं भारतवासी हूँ, मेरा उसी पे मानना है और मैं उसी पे डटा हूँ। मुझे साहिद साहब ये बताइए, कश्मीर फाइल्स एक फ़िल्म बनी है, इस फिल्म को लेकर एक तो आपकी अपनी सोच क्या है, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द और तकलीफ़ को कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, मगर ये कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दूरियां पैदा करेगी, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म के बाद अब कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर वापस आना जो है और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहली चीज़ है, जो लोग ये दावा करते हैं कि कश्मीर फाइल्स जो है ये इट्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, बाकी वो तो वही लोग बताएंगे जो इन लोग इस चीज़ में हिस्सा थे। एक तो ये लोग कत्ल करके यहाँ के कश्मीरी पंडित सो हमारी जो नॉन माइनॉरिटी जो लोग हैं यहाँ पे, पहले उनका कत्ल कर ले, फिर लास्ट में बताते कि ये देखिए ये चीज़ क्या हो। एक तो ये खुद इन लोगों को मार देते। अगर कोई इनकी पेन बाहर ला रहा है, कोई बात इनके सामने आगे ला रहा है, तो इसमें दिक्कत किस चीज़ को है? कश्मीर फाइल्स वहाँ पे जो मूवी बनी, मैंने वो खुद मूवी देखी, उसमें अगर ये चीज़ बताया गया कि टेररिस्ट ने इन कश्मीरी पंडित किस जाति के, तो इन लोगों को दुख क्यों हो रहा है? वो तो टेररिस्ट को बोल रहे हैं। एक आम कश्मीरी को क्यों दुख होना चाहिए इस चीज़? या तो ये वही लोग होंगे जो इस चीज़ में शिरकत थे, इनको निकालने में, उनको मारने में। तो एक आम कश्मीरी को दिक्कत क्यों हो रही है कश्मीर फाइल्स में? ये लोग जो कह रहे हैं कि टेररिस्ट ने यहाँ पे मारा, क्या आम कश्मीरी टेररिस्ट नहीं है? टेररिस्ट नहीं है। मुझे जब कोई दिक्कत है, क्योंकि मुझे पता कश्मीर फाइल्स मेरे लिए नहीं बनी, वो JKLF के आतंकवादियों के लिए बनी है और उन्हीं के लिए वो बनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। क्या आपको भी लगता है कि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा होंगी, कश्मीरी पंडितों के का कश्मीर आना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, एक चीज़ है, जहाँ तक दूरी की बात है, एक पिछले 30 साल से कभी 32 साल से कभी कश्मीरी पंडित की किसी ने जिक्र नहीं किया। अब आज विवेक जी ने अगर कोई मूवी बना ली, इसमें बहुत लोगों को आश्चर्य क्यों बनाई इसने। अभी तक 30 साल में कोई बात नहीं कर रहा था। आज चलो एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे कश्मीर में बैठ के एक मुस्लिम साजिद यूसुफ बात कर रहा है कश्मीरी पंडित के लिए। आज दिल्ली में बैठा हुआ एक भाई जिसको कल तक ये नहीं पता था कश्मीर पंडित का हुआ क्या, वो भी आज इनके लिए बात कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है इस चीज़ में कोई दूरियां बढ़ेगी, क्योंकि एक चीज़ है, अगर हम खुद मान लें कि हाँ हमसे गलतियां हुई, हम लोगों के हाथ से इन कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उनका जेनोसाइड हुआ, अगर हम खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करें, मुझे नहीं लगता कि कोई दूरी होगी। हम तो खुद मान रहे हैं गलती हुई हमसे। तो साजिद, आप मानते हैं कि जेनोसाइड हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप कह रहे हैं कश्मीरी पंडित, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे कश्मीरी पंडित पे आज भी मैं उनके संपर्क में हूँ, मेरे पास आते हैं। जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ ये भी कश्मीरी पंडित का है। तो मुझे कोई नहीं लगता कि हम इस चीज़ में कोई डिवीजन है। और जो लोग सियासत करना चाहते हैं कि हर किसी चीज़ में सियासत करना, था उनकी आदत ही है सियासत करना। उन लोगों ने पिछले 30 साल से हमें बांटा हिंदू मुस्लिम के नाम पर। लेकिन शायद कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, फिल्म तो बन गई, फिल्म आपने दिखा दी, फिल्म से उन लोगों, आज नई जनरेशन को पता चल गया कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1999 की दहाई में क्या हुआ था। लेकिन जब आप कश्मीरी पंडित समुदाय के पास जाते हैं, जो जगती के कैंपों में रह रहे हैं, जो आज भी कैंपों में रह रहे हैं, वो नहीं जो सेटल हो गए कहीं बाहर, जो कैंपों में रह रहे हैं, वो ये कहते हैं जी कि फिल्म थोड़ी देर रहेगी, उसका यूफोरिया थोड़ी देर के लिए रहेगा, 1-2 महीना ये बात चलेगी, उसके बाद जाकर हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। हम एक रूम के टेनेमेंट में रह रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। हम जो लड़ाइयाँ अलग अलग लेवल्स पर लड़ रहे हैं, चाहे अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे जिस ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ उसका ज़मीन के ऊपर से कब्ज़ा हटवाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या डिस्ट्रेस सेल में जो प्रॉपर्टीज़ हमने बेच दी जिनको रिक्लेम करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमें किसी किस्म का फ़ायदा ना तो सरकार दे रही है, ना आम आदमी दे रहा है, और ना ही हमें कश्मीर की सिविल सोसाइटी से उसमें कोई मदद मिल रही है। तो अगर एक कश्मीरी पंडित की ज़िंदगी में कश्मीर फाइल्स फिल्म के बनने के बाद, इसको देखने के बाद भी आम कश्मीरी पंडित की ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, तो आप इसको फिर कैसे देखते हैं?
देखिए, कोई भी कार्य करने के पीछे या कोई चीज़ करने से पहले हमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत होती है। तो अगर कश्मीरी पंडित्स का दर्द आज एक मूवी के ज़रिए से पूरी, ना कि सिर्फ इंडिया को पता चला बल्कि पूरी वर्ल्ड को पता चला, उनके साथ क्या जुर्म है, मुझे नहीं लगता कि ये बात जो है अब दबने वाली है। और रही बात, अगर कुछ लोगों को या कश्मीरी पंडित्स भाई को लगता है कि ये बात सिर्फ बात तक रहेगी, तो मैं उनको ये चीज़ कहता हूँ कि आइए आगे बढ़ी, हम यहाँ पे आंदोलन खड़ा कर लेंगे कश्मीरी पंडित्स के बारे में कि कश्मीरी पंडित्स जहाँ उनकी ज़मीन है उनको वापस मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने उनका कत्ल किया, चाहे यासीन मलिक को बेटा करे, उनको आप फांसी लटका के दीजिए। इसमें कोई दोहराई की बात है कि आतंकवादी का कोई समर्थन नहीं कर सकता। 7 साल में अभी तक फांसी नहीं हुई, 7 साल गुजर चुके हैं, 8वां साल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, 8 साल गुजर चुके हैं। यासीन मलिक और साथ में बेटा कराटे दोनों पहले तो बाहर थे, 5 अगस्त 2019 के बाद सभी के सभी गिरफ्तार हो गए, और कुछ उससे पहले भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये सारे हालात बदले हैं। तो साजिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि कब वो सुबह आएगी, कश्मीरी पंडित भी पूछते हैं। देखिए, एक चीज़ है, जब हम बात करते हैं ना कि 7 साल हुए या 10 साल हुए, ये चीज़ हम 370 को लेके भी बोल रहे थे कि पिछले 30 साल हुए, अभी तक 370 हटा नहीं। बीजेपी का मंशूर जो था वो पहले से था 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत सालों के बाद कर लिया, लेकिन कर लिया। अगर हमें अब लगता है कि बेटा कराटी या यासीन मलिक जैसे लोग अभी 7 साल से अभी जीवित है, लेकिन स्टार्टिंग तो 2019 से हुई, अगर 370 नहीं हटता तो ये सब पॉसिबल नहीं होती। कहीं ना कहीं इन लोगों ने तो गला पकड़ा इन लोगों का, और आने वाले वक्त में जब यहाँ लोग भी बात करेंगे, क्यों मैंने कल भी देखा बहुत सारे हमारे कश्मीरी भाई भी थे, कश्मीरी मुस्लिम भाई थे, वो कह रहे बेटा कराटी और यासीन मलिक को फांसी मिलनी चाहिए, हर उनके साथ है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ शायद आपसे सुननी, पॉलिटिकल एम्बिशन है आपका कोई? मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं, मैं पेशे से वकील हूँ। आई ओन माई ओन मीडिया हाउसेस, आई ओन माई ओन बिजनेस। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूरत है, क्योंकि रीज़न इस चीज़ का है कि सियासत में वही बंदा टिकता है जो दोगला होगा। मैं दोगला नहीं हूँ। अच्छा, आप दोगले नहीं, इसलिए आप सियासत में नहीं जाना चाहते। शायद मुझे ये भी बताइएगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी के हालात कैसे हैं? क्या आप मानते हैं वाकई हालात में बहुत हद तक बेहतरी आई है? और क्या आप मानते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है? जबकि हमको हर महीने कश्मीर में हम देखते हैं कि किसी सिविलियन को अब आतंकवादी टारगेट कर रहे हैं, किसी आम नागरिक को टारगेट कर रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये सब कुछ पंचों सरपंचों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या मान के चलें कि हालात बहुत अच्छे हुए हैं? देखिए, जहाँ तक 370 के बारे में बात करूँ मैं आपको, सबसे पहले जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि किसी बेगुनाह की जान नहीं की। अब आप बताएंगे कौन सी जान नहीं की। 5 अगस्त से पहले यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती थी, चाहे मस्जिद जुम्मा नमाज पढ़ने के बाद यहाँ स्टोन पेल्टिंग होती थी। बहुत सिक्योरिटी फोर्स की गोली की वजह से एक हमारा जो आम कश्मीरी है वो मारा जाता था। गिलानी, मुफ्ती अब्दुल्ला, इनके इस टोले के बीच में हमारा आम कश्मीरी पिसता था, वो मारा जाता था। कोई उनको पूछने वाला नहीं था। एक दिन टीवी डिबेट कर लो, दूसरे दिन उनकी डीपी चेंज कर लो, बस इससे आगे कुछ होता नहीं था। उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन जब 370 हट गया, 370 के बाद सबसे पहला जो हुआ यहाँ पे किलिंग्स बंद हो गई। उसके बाद नो डाउट पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट बौखलाहट में है अभी। वो आम एक कश्मीरी को वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं इस वक्त, एक आम कश्मीरी को टारगेट कर रहे हैं वो। और अगर आपने ये चीज़ देखा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिस्ट है, उनकी स्टोन पेल्टिंग थी यहाँ पे, उनकी टेरर फंडिंग, उस पर जब उनके गला दबाया गया उनका, ये सब चीज़ें तब बंद हो गई। तो इससे स्टार्टिंग हुई। अभी मैंने आपको कहा कि 2019 जो थी, इट स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर हम 1947 या लेके 90 से ये सब चीज़, मैं लेके कहता हूँ कि एक नया पुनर्जन्म अगर हुआ वो हुआ 2019 से। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इकदाम उठाए हैं कि ऑफिसर्स को कहा गया है, जो जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनको कहा गया है कि उनकी तमाम तफसीलात ली जाएंगी, उनकी डिटेल्स ली जाएंगी, फेसबुक उनका खंगाला जाएगा, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब कुछ खंगाला जाएगा, और उन सब चीज़ों पर नज़र होगी। और साथ में ये कि अगर आपके परिवार में कोई आतंकवादी रहा हो, वो चाहे 10 साल पहले मर गया, 20 साल पहले मर गया, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके पोते को, आपके बेटे को जो है वो नौकरी नहीं मिलेगी, उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये सब कुछ। और उसके बाद अब जो कश्मीर श्रीनगर में सिलसिला शुरू हुआ है कि आप जहाँ इनकाउंटर हुआ, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को आप सीज कर रहे हैं। तो ये जो सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं, इन इकदाम को आप कैसे देखते हैं? और क्या आप जो आम धारणा, क्योंकि हम जिन कश्मीरियों से बात करते हैं, आम सड़क पर चलने वाले कश्मीरी से बात करते हैं, वो उसको लेकर ये कहते हैं कि जी ये ठीक है, आपने 370 हटाया, 35 से हटाया, ठीक है, वो सब कुछ जो आपने किया, लेकिन ये जो अब आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है समाज के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, जहाँ तक समाज के बारे में बात करूँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो लोग जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट नज़र कस रही है इन लोगों पे, जो कि सोशल मीडिया पे या बाकी चीज़ पे, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या जितने भी इनके सोशल मीडिया नेटवर्क इस पे नज़र बनाएंगे। इसका कारण यही चीज़ है कि ये वही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है जो कि मुफ्ती ज़ुबैदा जमात इस्लाम की रिक्रूटमेंट है। वो आज तक वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसों में बैठ के हमारे कश्मीरियों को कह रहे थे, नौजवानों को कह रहे थे हाँ यहाँ हड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि उनकी पगार महीने के बाद सरकार देती थी। उनको पता था अगर पूरे साल ही बंद रहा है, उनकी पगार उनको साल भर आती रहेगी। तो वो वही लोग हैं जो आज तक कश्मीरियों के नाम पे खून सियासत करके वहाँ पे नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करते थे और उनको पता है जाके हड़ताल करके आइए आप। अब बहुत सारे ऐसे भी आपको मुलाजिम मिले होंगे, आज तक आपको खुद भी पता हो, यून गिलानी के खुद बेटे खुद यहाँ SKSC में जॉब कर रहे थे, लेकिन उसका फादर, उसका बाप, उसका दादा, उसके पूरी जो इनकी टोली है, चोरों की टोली जो है, वो कश्मीरी आवाम को बोलते जाके आप पत्थर मार के आइए, हड़ताल मार के आइए। इनके बेटे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पगार लेते थे, EDI में काम करते थे, या दूसरी अन्य जो इनके एयरलाइंस में काम करती, इनकी बेटियां बाहर काम करती है और हमारे बच्चे यहाँ गोली खा के मरे इनके लिए। नौकरी तो उनको मिलती है, उनकी वेरिफिकेशन तब नहीं होती थी, CID वेरिफिकेशन नहीं होती थी, तब नहीं बताते थे CID वाले उन सरकारों को कि जनाब ये तो फलां फलां के बच्चे हैं, ये तो क्या कहते हैं एक आतंकवादी के बच्चे हैं, या ये तो ये अलगाववादी के बच्चे हैं। क्या ये चीज़ें पहले नहीं होती? देखिए, पुलिस, मैंने आपको अभी कहा कि शुरुआत जो हुई 2019 से शुरुआत हुई। शुरुआत इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि पुलिस के पास भी यहाँ तक आज तक सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। बट हुआ क्या उसके बाद, अगर आपको पता हो कि 2019 के बाद पुलिस आ गई इनके दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, तो कोई रुकावट नहीं है, इनको फ्री हैंड दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई गलत इंसान है, अगर आपको लगता है कोई आतंकवादी है या आतंकवादी का समर्थन है, उसकी गर्दन पकड़ के उसको पकड़िए आप। आपको कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगी नहीं। आजकल इसीलिए आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि आज इनको लगता है कि आज कोई हमारा सोशल मीडिया हम नहीं चला सकते, हम कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि पिछले 30 साल से इनको छोड़ा गया था, खुला आम छोड़ गया कि ऐसा लगता था कि हम इंडिया में नहीं अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। आज तक ये लगता था कि कंट्रोल हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का है यहाँ पे। ऐसी आज तक सिचुएशन क्रिएट की थी 30 साल से। जब 370 हट गया, अब 5 अगस्त के बाद अगर आपको पता होगा कि CID ने सबसे ज़्यादा कमर कसी। यहाँ पे नई जो कमेटी बनी है, उनका यही काम होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हो, जो टेरर अपोलजिस्ट हो या टेरर सपोर्टर हो, उनको देखिए आप किन किन फैमिलीज़ में बैठे हों, वो गवर्नमेंट की पगार लेके वहाँ पे जो बैठे हैं, उनकी गर्दन पकड़िए आप, उनको आप जेल में भरिए आप। वो चीज़ें हो रही है वहाँ पे, ऑन ग्राउंड हो रही है। और मुझे लगता है कि एक चीज़, वही लोग होंगे जिनको इससे आपत्ति होगी, वही लोग होंगे जो कातिल होंगे, जो चोर होंगे। एक आम जो साफ सुथरा जो इंसान होगा, एक कश्मीरी होगा, उसको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेगा जितने भी चोर है कश्मीर में, उनको पकड़ लिए। एटलीस्ट अगर हम आराम नहीं पिछले 30 साल से करें, हमारे बच्चे तो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे साजिद यूसुफ शाह। आपने सुन लिया इनसे कि ये बिल्कुल बेबाकी के साथ और बिल्कुल सफाई के साथ उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के समर्थक और अलगाववादियों के समर्थकों को फिक्र करने की ज़रूरत है, लेकिन आम कश्मीरी जो अपनी जिंदगी जी रहा है, आम कश्मीरी चाहे वो सरकारी मुलाजिम है या वो कोई प्राइवेट कारोबार कर रहा है, उसको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो अलगाववादियों का या आतंकवादियों का समर्थक नहीं है तो उसको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो अलगाववादियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब केंद्र में एक सरकार है जिस सरकार ने यह तय किया है कि यदि आप अलगाववादियों और आतंकवादियों के समर्थक हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द शिकंजा कसा जाएगा।